नमस्कार छात्रों, सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, विषय इतिहास, BA द्वितीय वर्ष। अपना अध्याय 3 चल रहा था, चौहान वंश और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसमें अपन आज पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं तुर्कों के बीच संघर्ष। गजनी और गौर के शासक गयासुद्दीन गोरी के छोटे भाई शहाबुद्दीन मोहम्मद, जो कि भारतीय इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में जो संघर्ष हुआ उसके बारे में अपन इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। अभी इस अध्याय के अंदर अपन देखते हैं तेराइन का प्रथम युद्ध, यानी कि तेराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होने से पूर्व पृथ्वीराज चौहान तृतीय और तुर्क मोहम्मद गोरी के बीच में अनेक मुठभेड़ों के बारे में या अनेक युद्धों के बारे में अपन को पृथ्वीराज रासो, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध आदि ग्रंथों में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य लड़े गए संघर्षों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें पृथ्वीराज रासो गोरी और चौहान के बीच में 21 मुठभेड़ों का उल्लेख करते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों के पक्षों के मध्य एक ही वर्ष के अंतराल में जो दो निर्णायक युद्ध हुए थे, तेराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तेराइन का द्वितीय युद्ध 1192। अब हम 1191 ईस्वी का तेराइन के प्रथम युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे देखते हैं, तेराइन का क्षेत्र वर्तमान में हरियाणा के करनाल जिले में और थानेश्वर के बीच स्थित है। चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना मोहम्मद गोरी का आक्रमण है। पृथ्वीराज तृतीय के पूर्वज विग्रहराज चतुर्थ ने कई बार मुसलमानों को पराजित कर अपनी वीरता का परिचय दिया था। अमीर महाकाव्य से पता चलता है कि पृथ्वीराज ने भी मुसलमानों को मिटा देने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन राजनीतिक सूझबूझ और दूरदर्शिता की कमी के कारण वे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका। गजनी में अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, यानी कि मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ संघर्ष होने से पहले गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था। गुजरात के शासक चालुक्य नरेश भीम ने उसे कास हरद के युद्ध में बुरी तरह पराजित कर दिया। इसमें पृथ्वीराज तटस्थ रहा तथा उस युद्ध में उसने चालुक्य नरेश की कोई सहायता नहीं की। इसके पूर्व गोरी ने नाडोल के चौहान राज्य पर भी आक्रमण कर लूटपाट की थी, किंतु पृथ्वीराज ने उन्हें भी कोई सहायता नहीं दी। गोरी ने भारतीय शासकों के आपसी मनमुटाव संघर्ष का लाभ उठाते हुए अपना अभियान प्रारंभ किया, यानी गोरी को पता चल गया था कि भारतीय शासकों में आपसी एकता नहीं है, अतः भारत को आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ से हमें पता चलता है कि गुजरात पर आक्रमण के पूर्व उसने पृथ्वीराज के पास समर्पण करने तथा उसे अपना सम्राट मान लेने का संदेश एक दूत के माध्यम से भिजवाया था। इस पर पृथ्वीराज अत्यंत कुपित हुआ तथा उसने गोरी की प्रतिष्ठा धूल में मिला देने की प्रतिज्ञा की। भारतीय स्रोतों के अनुसार 1191 ईस्वी में तेराइन के प्रथम युद्ध के पूर्व दोनों में कई युद्ध हुए थे तथा हर बार तुर्क आक्रांताओं को पराजित होना पड़ा था, लेकिन मुसलमान लेखक केवल 2 युद्धों का ही विवरण देते हैं। अब अपन देखते हैं तेराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके प्रमुख कारण क्या रहे। उसमें पहला अपन देखते हैं राजनीतिक कारण। चौहान और तुर्क एक प्रकार से निकट के पड़ोसी हो गए थे, यानी कि चौहानों का राज्य था वो पंजाब की सीमा तक हो गया था और पंजाब को लेकर मुल्तान और गजनी तक गोरी का शासन हो गया था, यानी कि दोनों ही आपस में पड़ोसी हो गए थे। यदि चौहान अपनी शक्ति को बनाए रखना चाहते थे तो उन्हें तुर्कों को उत्तरी पश्चिमी सीमांत भागों से निकाल देना आवश्यक था, और यदि मोहम्मद गोरी तुर्क की सल्तनत का विस्तार करना चाहता था तो उसे दिल्ली और अजमेर लेना आवश्यक था, क्योंकि इसके बिना भारत के भीतरी भागों में प्रवेश करना कठिन था। इस प्रकार की नवीन राजनीतिक स्थिति ने चौहान तुर्क संघर्ष को जन्म दिया। दूसरा अपन देखते हैं धार्मिक कारण। मोहम्मद गोरी जो था वो अपने धर्म इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और अधिक से अधिक धन प्राप्त करना, अपने आकाओं को खुश करना और अपना गौरव बढ़ाने के लिए उसने भारत की ओर कुछ किया। अब अपन देखते हैं तीसरा कांड, मोहम्मद गोरी की महत्वाकांक्षा। मोहम्मद गोरी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो अपना राज्य विस्तार करना चाहता था और मध्य एशिया की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहता था। इसी के साथ वह आर्थिक संसाधनों की भी उसको आवश्यकता थी, उसे भारत से प्राप्त हो सकते थे। तत्कालीन परिस्थितियाँ भी उसके लिए अनुकूल थी। भारत के विभिन्न राजवंशों में एकता और संगठन का अभाव था और वे एक दूसरे को परास्त करने को तत्पर थे।
मोहम्मद घोरी को भारतीय शासकों की दुर्बलताओं का ज्ञान था। सर्वप्रथम पृथ्वीराज चौहान रूपी बाधा को दूर करना चाहता था। यही तेराइन के प्रथम युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं। अब अपन बात करते हैं तेराइन के प्रथम युद्ध की घटना। मोहम्मद घोरी ने 1186 ईस्वी में गजनी वंश के अंतिम शासक से लाहौर की गद्दी छीन ली और वह भारत के हिंदू क्षेत्रों में प्रवेश की तैयारी करने लगा। अपने साम्राज्य के विस्तार और सुव्यवस्था पर पृथ्वीराज चौहान की भी पैनी दृष्टि हमेशा जमी रहती थी। अब उनकी इच्छा पंजाब तक विस्तार करने की थी, किंतु उस समय पंजाब पर मोहम्मद घोरी का राज था। 1190 ईस्वी तक संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद घोरी का अधिकार हो चुका था। अब वह भटिंडा एक दुर्ग है, उसने दुर्ग बना रखा था। उस टाइम पे भटिंडा एक सीमावर्ती क्षेत्र माना जाता था, अपना राज्य चलाता था। पृथ्वीराज ये बात भली भांति जानता था कि मोहम्मद घोरी से युद्ध किए बिना पंजाब में चौहान साम्राज्य स्थापित करना असंभव था। यही विचार कर उसने मोहम्मद घोरी से निपटने का निर्णय लिया। अपने इस निर्णय को मूर्त रूप देने के लिए पृथ्वीराज एक विशाल सेना लेकर पंजाब की ओर रवाना हो गया। तीव्र कार्रवाई करते हुए उसने हांसी और सरहिंद के किलों पर अपना अधिकार कर लिया। इस बीच उसे सूचना मिली कि अनहिलवाड़ा में विद्रोही ने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। पंजाब से वे अनहिलवाड़ा की ओर चल पड़े। उनके ठीक पीछे घोरी ने आक्रमण करके सरहिंद के किले को पुनः अपने कब्जे में ले लिया। पृथ्वीराज ने शीघ्र ही अनहिलवाड़ा के विद्रोह को कुचल दिया। अब उसने घोरी से निर्णायक युद्ध करने का निर्णय लिया। उसने अपनी सेना को नए ढंग से सुसज्जित किया और युद्ध के लिए चल दिए। रावी नदी के तट पर पृथ्वीराज के सेनापति खेत सिंह कंगार की सेना का घोरी की सेना से युद्ध हुआ, परंतु कुछ परिणाम नहीं निकला। यह देखकर पृथ्वीराज मोहम्मद घोरी को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा। थानेश्वर से 14 मील दूर और सरहिंद किले के पास तेराइन नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया। तेराइन के इस पहले युद्ध में राजपूतों ने मोहम्मद घोरी की सेना के चक्के छुड़ा दिए। घोरी के सैनिक प्राण बचाकर भागने लगे और जो भाग गए उसके प्राण बच गए। बाकी सभी को पृथ्वीराज चौहान द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। सुल्तान मोहम्मद घोरी युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ। अपने तुर्की घोड़े से वे घायल अवस्था में गिरने वाला था। युद्ध कर रहे उसके एक सैनिक था, उसकी दृष्टि उस पर पड़ी और उसने बड़ी फुर्ती के साथ सुल्तान के घोड़े की कमाल संभाल ली और युद्ध कर घोरी के घोड़े पर चढ़ गया और घायल घोरी को युद्ध के मैदान से निकाल ले गया। नेतृत्व विहीन सुल्तान की सेना में खलबली मच चुकी थी। तुर्क सैनिक राजपूत सेना के सामने भाग खड़े हुए। पृथ्वीराज की सेना ने 80 मील तक इन भागते तुर्कों का पीछा भी किया था, पर तुर्क सेना ने वापस आने की हिम्मत नहीं की। इस वजह से संपूर्ण भारतवर्ष में पृथ्वीराज की धाक जम गई और उनकी वीरता, धीरता और साहस की कहानियाँ सुनाई देने लगी। इस प्रकार तेराइन के द्वितीय युद्ध का जो परिणाम रहा उसमें पृथ्वीराज चौहान तर्ते की विजय हुई। अब इसी विजय के बाद तेराइन के प्रथम युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान द्वारा क्या गलतियाँ की गई थी उसको अपन देखते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज की एक भयंकर भूल ये हुई थी कि उसने अपनी अदूरदर्शिता का परिचय दिया तब भागती हुई मुसलमान सेना का उनकी गजनी तक पीछा नहीं किया। मिन्हाजुद्दीन हमें बताते हैं कि पराजित होने के बाद घोरी की सेना बिना किसी कष्ट के स्वदेश लौट गई तथा चौहान ने उसे परेशान नहीं किया। तेराइन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज मोहम्मद घोरी की ओर से निश्चिंत हो गया। वह अपनी पत्नी संयोगिता में आसक्त हो गया था, रंगरलियाँ मनाने लगा। वह दूसरी ओर मोहम्मद घोरी अपनी पराजय का बदला लेने एवं अपमान ढोने के लिए निरंतर तैयारियों में जुट गया। पृथ्वीराज से अपमानित कई भारतीय शासक मोहम्मद घोरी की ओर चले गए। गढ़वाल शासक जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का कोई सहयोग नहीं किया। परिणाम स्वरूप अपन देखते हैं कि तेराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था। तेराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में अपन अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार अपन देखते हैं कि प्रथम युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की विजय प्राप्त होते हुए भी उसने कुछ भूलें की। मोहम्मद घोरी का पीछा नहीं किया, गजनी तक उसको खदेड़ा नहीं था और वापस अपने राज्य में आकर घोरी की तरफ से निश्चिंत हो गया, जिसका परिणाम तेराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। और जबकि मोहम्मद घोरी जो था अपनी पराजय का प्रतिशोध लेने की तैयारी में जुट गया और 1 वर्ष के अंदर ही एक विशाल सेना सहित वापस तेराइन का मैदान में आ गया था। धन्यवाद छात्रों।